प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन, तो हम लोगों को प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन मतलब रेडिएशन से कैसे बचना है, हम लोगों को टेक्नीशियन जो है उसको कैसे बचना है। समझो एग्जांपल के तौर पे ये तो टेक्नीशियन की बात है आरटी का, लेकिन परमाणु बॉम्ब भी अगर समझो फूट गया तो हम लोगों को कैसे बचना है, वो ये पूरा का पूरा चैप्टर में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन, तो प्रोटेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट रेडिएशन आर प्रिलिमिनरी डिजाइन्ड टू द होल्ड द एक्सपोजर। सबसे पहले हम लोगों को प्रोटेक्टिव मेजर जो है वो क्या है, रेडिएशन से बचने का प्रिलिमिनरी डिजाइनेड होल्ड द एक्सपोजर, एक्सपोजर को होल्ड करना है। एक्सपोजर ही बंद हो जाएगा या रेडिएशन आना ही बंद हो जाएगा तो काम का चीज है ना। तो पहला ही वर्ड ऐसा लिखा है प्रोटेक्टिव मेजर्स, प्रोटेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट रेडिएशन, रेडिएशन के अगेंस्ट में हमको प्रोटेक्टिव मेजर ऐसा है कि प्रिलिमिनरी डिजिग्नेटेड डिजाइन्ड टू होल्ड द एक्सपोजर और बिलो अलाउएबल लिमिट। जब हमको कुछ लिमिट जो आगे के चैप्टर में डिस्कस किया वो लिमिट से हम लोगों को बचना है, उससे ज्यादा हमको एमआर नहीं खाना है, इससे ज्यादा हमको जीवाई नहीं खाना है। अगर खा लिया तो क्या क्या इफेक्ट होगा वो ऑलरेडी आगे का चैप्टर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी ये याद रखो आप लोगों को एक्सपोजर को पहले तो होल्ड करना है, अगर होल्ड नहीं कर पाए तो दूर भागना है, अगर दूर नहीं भाग पाए तो फिर आपको शील्डिंग करना है, ये सब चीज आपको करना पड़ेगा। दिस इज नेसेसरी बिकॉज नो वे टू अंडू। जब मोबाइल में हम लोग अंडू करते हैं ना, कुछ चीज डिलीट हो जाता है तो क्या करते हैं, अंडू करते हैं तो वापस रिटर्न आ जाता है। तो ऐसा कोई यहाँ पे वे नहीं है, आपको रेडिएशन लग गया तो लग गई बात, ठीक है। नो वे टू अंडू और रिट्रैक्ट रेडिएशन डैमेज आफ्टर हैज ओक्यूर्ड। जब आपका नो वे अंडू मतलब अंडू का यहां पे कोई चांस नहीं है, लग गया तो लग गया और फिर आप उसको, ऐसा नहीं है कि टाइम ट्रैवलर नहीं है कि आप आगे जाके फिर वो निकल जाएंगे, दूर निकल जाएंगे, ऐसा कुछ बनने वाला नहीं है। एक बार एक्सरे रेडिएशन लग गया तो इसका कोई चांस ही नहीं है वो निकालना, ठीक है। इसी की वजह से यहां पे लिखा नो वे टू अंडू और रिट्रैक्ट द रेडिएशन डैमेज आफ्टर इट इज ओक्यूर्ड। जब रेडिएशन डैमेज कर लेता है हमारे बॉडी को, रेडिएशन है हमारे बॉडी में लगा, लगने के बाद टिश्यू, ह्यूमन टिश्यू है उसको डैमेज करना स्टार्ट किया, समझो ह्यूमन टिश्यू 80% उसने एक्सपायर भी कर दिया, तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि फिर वो वापस उसको जिंदा कर पाए, ठीक है। अगर कुछ लिमिट से ज्यादा खा लिया तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डोज रेट कैलकुलेशन। सबसे पहले डोज रेट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मोस्ट ऑफ द सेम कैलकुलेशन अप्लाई इन एक्सरे मशीन बट देयर आर मोर फैक्टर टू कंसीडर व्हेन यूजिंग आइसोट्रॉप्स। पहले तो आपको मोस्ट सेम कैलकुलेशन अप्लाई इन एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन में तो सेम अप्लाई आपको करना ही है, लेकिन कंसीडर व्हेन यूजिंग आइसोट्रॉप्स, आपको कौन सा आइसोट्रॉप आपके मशीन के अंदर है, एक्सरे है, ये आपका कोबाल्ट 60 है, इरिडियम 192 है, आइसोटॉप्स कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड है। या तो थुलियम है, यहां पे लिखा है ना, सीजियम है या थुलियम है या 192 है या तो कोबाल्ट 60 है, कौन सा आइसोट्रॉप्स है उसके ऊपर डिपेंड है। तो याद रखो कोबाल्ट 60 अगर है आपके पास तो 1 मीटर डिस्टेंस पे आपके पास 1 क्यूरी है, कितना है 1 क्यूरी, कोबाल्ट 60 1 क्यूरी है आपके पास, तो 1 मीटर के डिस्टेंस के अगर आप कोबाल्ट 60 सामने खड़ा है उसके जस्ट 1 मीटर आप दूर है तो आपको कितना रंजन पर आवर्स पर क्यूरी मिलेगा, 1.3 आपको रंजन पर आवर्स क्यूरी लगने वाला है। सिंपल बात, ये फिक्स है, इसको आप याद ही रखना है। अगर समझो याद नहीं रहता है तो इसको टेबल से चिपका देना है आपके कमरे में, मतलब जहां पे आप आरटी ले रहे हैं वहां पे चिपका देना है, ठीक है, सिंपल बात। ओके, अगर समझो 1 क्यूरी हमारा इरिडियम 192 है, 1 क्यूरी सेम कोबाल्ट 60 है तो 1.3 रंजन पर आवर्स आपको लगने वाला है, और अगर इरिडियम 192 का 1 क्यूरी है तो 0.55 क्यूरी आपको लगने वाला है, याद रखो। उसके बाद सीजियम है, समझो उसका भी 1 क्यूरी है सेम, लेकिन डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस एक फंडा क्लियर है, 1 मीटर में ही आप सब चीज मेजर कर रहे हैं, ये टेक्निकली प्रूव हुआ है, ठीक है। 1 क्यूरी अगर आपके पास सीजियम है तो आपको कितना रेडिएशन लगेगा, 0.39 रंजन पर आवर्स पर क्यूरी, इतना आपको लगने वाला है। ओके, थुलियम, थुलियम जो है वो 0.0028 लगने वाला है। अभी आगे बढ़ते हैं, द स्टैंडर्ड डोज रेट, देखो क्या है, स्टैंडर्ड डोज रेट ऑफ वेरियस आइसोट्रॉप इज एक्सप्रेस्ड इन रंजन पर आवर्स पर क्यूरी। देखो पहले तो रेडिएशन को हम मेजर नहीं कर सकते, सिंपल बात, ये तो एयर में कितना है वो हम लोगों को आयोनाइजेशन के हिसाब से पता चलेगा और वो जो है रंजन में पता चलेगा।
ठीक है, वो हम उसने उसका यूनिट है रंजन। तो एयर में कुछ एरिया जो है, जैसे कि 1 मीटर बाय 1 मीटर ले लो या 2 मीटर बाय 2 मीटर ले लो, व्हाटएवर जो भी एरिया आप डिसाइड करो, उतने एरिया में कितना एक्सरे आ रहा है, वो उतने एरिया में कितना आपका आयोनाइजेशन होता है, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा। तो इसके लिए लिखा है द स्टैंडर्ड डोज रेट ऑफ वेरियस आइसोट्रॉप्स, अलग अलग आइसोट्रॉप जो है उसका स्टैंडर्ड डोज रेट है, इज एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इन रंजन पर आवर्स में, पर क्यूरी, ठीक है, एंड गिवन फॉर एन एक्स्ट्रा डिस्टेंस इन 1 मीटर। समझो आप 1 मीटर में आप डिसाइड कर रहे हैं, तो 1 मीटर के बारे में अभी हमने टेबल देखा, वो सब चीज के हिसाब से। इन शोन बिलो 2 कोबाल्ट 60, देखो यहाँ पे 2 कोबाल्ट 60 है, यहाँ पे 2 क्यूरी है, और यहाँ पे भी कोबाल्ट 60 है, और यहाँ पे 5 क्यूरी है। तो मुझे ये बोलो 1 मीटर में मुझे कोबाल्ट 60 है, 1.3 रंजन पर आवर्स पर क्यूरी लगने वाला था। तो अभी मुझे ये बोलो कि ये 2 क्यूरी है तो कितना होगा, एक 1 क्यूरी में अगर मुझे लग रहा है 1.3 रंजन पर आवर्स, तो कोई आंसर डाल सकता है 2 क्यूरी में कितना हो सकता है, 1.3 इंटू 2 कितना लगेगा, देखिए 1 क्यूरी में हमको 1.3 लग रहा है, तो 2 क्यूरी में कितना लगेगा 2.6। यस डेफिनेटली, बहुत सारे लोगों ने आंसर मारा है, देखो बहुत सारे लोगों ने मारा है 2.6। तो मुझे कोई बोल सकता है कि चलो मेरे पास 5 क्यूरी है, 5 क्यूरी, ठीक है, तो 1 मीटर में मेरा पास 5 क्यूरी है, तो 1 मीटर में अगर मेरा 1 क्यूरी है तो 1.3 लगता है, तो 5 क्यूरी में कितना होगा, कोई बोल सकता है 1.5 सॉरी 5 इंटू कितना लगेगा, यहां पे 1.3 करूं या उल्टा लिखूं, 1.3 इंटू 5 कितना आएगा 6.5। यस बहुत सारे लोगों ने आंसर मारा है, देखो हरीश सर ने मारा है, मनीराम महातो ने मारा है, कशफी ने मारा है, वेरी गुड, गुलाम सर ने मारा है, सोनू पाल ने भी डाला है, यस वेरी गुड। देखो आप कैलकुलेट करो तो आपको मिलेगा देखो ये बात सिंपल है, यहां पे नया कोई रॉकेट नहीं है, एकदम कोबाल्ट 60 है, 1 मीटर डिस्टेंस में आपको 1.3 1 क्यूरी का लगेगा, तो जितना क्यूरी है उसको आपको क्रॉस करते जाना है। समझो इरिडियम 192 है तो 1 क्यूरी है, तो वो 1 मीटर डिस्टेंस में आपको 0.55 लगेगा। ये चिपका लो, आपके माइंड में चिपका लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वुड बी द इंटेंसिटी ऑफ इरिडियम 192 विथ एक्टिविटी 10 क्यूरी। अगर आपके पास 10 क्यूरी है तो 1 मीटर में आपको कितना लगेगा, तो 10 क्यूरी है, 10 इंटू 1 क्यूरी में लगता है 0.55, तो 0.55 तो इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 5.5, तो 5.5 रंजन पर 1 मिनट, इसका यूनिट फिक्स है, ठीक है, रंजन पर आवर्स पर क्यूरी, ऐसा आप समझ लो। तो सिंपल बात है भाई, नया कोई रॉकेट नहीं है, यहां पे एक कैलकुलेशन करने का एक तरीका है, लेकिन ये तरीका तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं ना, हमारे पास तो अलग अलग डिस्टेंस होता है, भाग के हम कितना दूर जाएंगे वो हमको भी पता नहीं रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा तो फिर कुछ पॉइंट में भी डिस्टेंस रहेगा, 2.5 मीटर, 2.8 मीटर, 2.9 या फिर 3 मीटर या 8 मीटर, 8.6 मीटर, ऐसा भी होता है ना। तो इसको हम लोग धीरे धीरे जाते हैं फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं आगे फॉर्मूला भी आएगा, आपको डेप्थ में समझाएगा। ओके, देयर आर 3 बेसिक मीन्स और प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम रेडिएशन। देखो 3 चीज से आप रेडिएशन से बच सकते हैं, टाइम को कंट्रोल करो, डिस्टेंस को कंट्रोल करो, या तो फिर शील्डिंग आप डालो, ठीक है। टाइम जो है वो जापान में सुनामी आया था, पता है ना, जापान में सुनामी आया था, उसमें उसके एटॉमिक पावर प्लांट है, उसके अंदर पानी घुस गया, पानी घुसने के बाद वहां का जो हीटिंग सिस्टम है, वो कंट्रोलिंग सिस्टम है, वो कूलिंग फैन सिस्टम है, वो सब बंद हो गया। उसकी वजह से कांड क्या हुआ, वहां पे रेडिएशन उत्सर्जन होना स्टार्ट हो गया। जापान ने अनाउंसमेंट किया, गवर्नमेंट ने, कि जो भी हम लोगों को सपोर्ट करेगा उसके हम गवर्नमेंट जो है वो उसको पूरा फैमिली को भी सपोर्ट करेगी, मेडल भी देगी, बहुत सारा लोचा लापसी करेगी। याद रखो ये सब चीज हुआ, तो उसके बाद कुछ सेल्फ वर्क है ना, देशभक्त लोग वो आगे आए, उसने ये सब चीज पहले तो उसको ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेनिंग देने के बाद भाई साहब अंदर घुसे और उसको कंट्रोल किया, मतलब रेडिएशन को ही क्लोज कर दिया उसने, जहां से उत्सर्जित होता था उसको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे से उसने क्लोज किया। तो उसने टाइम को चुना, जापान ने टाइम को चुना, ठीक है। जापान ने क्या किया, कंट्रोल द लेंथ ऑफ टाइम,
लेंथ ऑफ टाइम मतलब टाइम ही अगर कम कर लो, रेडिएशन तो उत्सर्जित होता ही रहता है, अगर मैं रेडिएशन को ही बंद कर दूं तो काम तमाम हो जाएगा मेरे भाई, सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई याद रखो, टाइम मतलब कंट्रोल द लेंथ ऑफ द टाइम एज अ पर्सन इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन। ओके, दूसरा मैटर, आप समझो एक आदमी है, वहां पे 10 क्यूरी हमारे पास रेडिएशन है, वो आ रहा है, तो आदमी को 10 मिनट रुकेगा, 50 मिनट रुकेगा, 80 मिनट रुकेगा, जितना ज्यादा रुकेगा, जितना टाइम वो ज्यादा वहां पे रुकेगा, उतना ज्यादा रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेगा, उसकी बॉडी के ऊपर इतना इफेक्ट होना स्टार्ट होगा। तो मेरे भाई आप दूर भागो, दूर भागो मतलब टाइम थोड़ा कम लो। आपको पता है कि भाई मैं टेक्नीशियन है, वो उसको फिक्स पता है कि भाई मैं स्टार्ट करेगा रेडिएशन को, सोर्स को राउंड राउंड घुमा के स्टार्ट करेगा, उसका ड्राइविंग यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलम ने सीखा उसको ड्राइवर यूनिट बोलते हैं, ठीक है। वो ड्राइविंग यूनिट जो है उसमें क्या होता है, उसको पहले रेडिएशन सोर्स को चालू करना है, मतलब घुमाना है, घुमाने के बाद जैसे ही रेडिएशन सोर्स बाहर निकला तो रेडिएशन आना स्टार्ट हो गया, तो वो टाइम में जैसे ही बंद किया और वो भागा, भागने के बाद जहां तक वो छुपता नहीं है वहां तक का एरिया में जो टाइम बच गया वो टाइम के अंदर वो रेडिएशन खाएगा। उसके बाद जैसे ही रेडिएशन क्लोज करना है तो वो रिटर्न उसको क्लोज करने के लिए वो नजदीक आएगा, नजदीक आने के टाइम पे शायद एक आध माइक्रो सेकंड या फिर कुछ सेकंड के लिए वो 10-12 सेकंड या 5 सेकंड या 3 सेकंड वो रेडिएशन खाएगा। तो वो चीज है भाई, वो उसको कंट्रोल करो। आप मिनिमम ऐसा ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी रेडिएशन बंद हो जाए या जल्दी से जल्दी आपका काम होके रेडिएशन को क्लोज कर दो, ठीक है। तो टाइम ऐसा हो गया। अभी दूसरा है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है कंट्रोलिंग द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सनल एंड द सोर्स। समझो जापान में परमाणु बम फूटा, अभी जापान में परमाणु बम फूटा हिरोशिमा नागासाकी में, तो उस टाइम पे तो लोगों को पता नहीं था, इसके लिए ऐसे ही रह रहते थे, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को पता चला कि ये साला यहाँ पे तो कांड है, ये तो रेडिएशन लग रहा है बॉडी में, और फिर हमारा जो बच्चे भी पैदा हुआ है कुछ उस टाइम पे ही बहुत सारे बर्थ हुए, तो वो भी हैंडीकैप वगैरह टाइप के वो ऐसा चीज हुआ कि उन लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, दूर नहीं भागे गए, उसी की वजह से मरे तो बहुत कम लोग। जब परमाणु बम फूटा तब तो कुछ ही लोग मरे, लेकिन रेडिएशन से उसके 10 से 12 गुना ज्यादा मर गया। ऐसा भी समझो 100 गुना, मुझे पता नहीं है कितना मरा, लेकिन यूट्यूब में तो ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग इससे 3 गुना ज्यादा मर गए, ऐसा मर गए, वो मर गए, रेडिएशन से और ज्यादा मर गए, ठीक है। तो कहने का मतलब है उन लोगों को पता नहीं था, और जब तक पता चला तो बहुत देर हो चुका था। और वही चीज डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। जैसे ही परमाणु बम फूटा, भागो, एक ही ऑप्शन, भागो, और कोई ऑप्शन नहीं है, एकदम दौड़ो और भागो, बाइक मिले तो बाइक, गाड़ी मिले तो गाड़ी, जो भी लेके भागो, ठीक है। दूसरा, अभी जो रेडिएशन वर्कर है, जो हमारा रेडियोग्राफी टेक्नीशियन है, वो भी क्या करता है, भागता है। वो क्यों भागता है मेरे भाई, वो डिस्टेंस मेंटेन करता है, कंट्रोल द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड सोर्स। सोर्स से जितना दूर हो सको उतना आपको भागना है, अगर नहीं भागे तो लग गई, बैंड बज गई, समझे बात। ओके, अभी ये इसका मैं एग्जांपल देता हूं हमारे इंडिया पोखरण का। अभी पोखरण में क्यों 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 कोई रहने नहीं जाता है, वहां पे पोखरण के ऊपर ही जल, जहां पे परमाणु बम फूटा वहां पे क्यों कोई घर नहीं बनाता है, वो डिस्टेंस मेंटेन करता है मेरे भाई। टाइम का कंट्रोल जापान ने किया, उसने वो सब एग्जांपल के साथ समझाया। अभी डिस्टेंस की बात करते हैं, पोखरण में हमने वो परमाणु बम फोड़ा, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे वहां पे फूटा, तो फूटा तो नहीं है, हमने फोड़ा गया, ठीक है। फोड़ने के बाद वहां पे बहुत सारे लोग रहने के लिए नहीं गए, वो एरिया एक्विजिशन कर दिया। ऐसा क्यों किया भाई, वो एरिया के वहां पे कोई आदमी क्यों नहीं रहने जा रहा है? उसका रीजन ये है कि भाई आपको अभी भी वहां पे रेडिएशन का कुछ इफेक्ट है, आपको लग जाएगा, इससे लिए यही हमारे जान बचानी है। तो सोर्स से आदमी लोगों को दूर रखना है, सोर्स से लोगों को दूर रहना है। तो उसका रीजन क्या है, इसी की वजह से तो भाई ये अगर टाइम का ही बात होता, चलो टाइम का ही बात होता, तो 1 सेकंड के लिए ही हमको समझो 5 सेकंड का रेडिएशन हमको आरटी फिल्म करना है, वो तो वहां खड़े खड़े फिर चालू करता बंद करता, वहां पे ही रुकता। वो डिस्टेंस क्यों, वो भागता क्यों है, रेडिएशन वर्कर है, वो हमारा टेक्नीशियन है, वो भागता क्यों है, तो क्या डिस्टेंस की वजह से। आगे बढ़ते हैं, शील्डिंग। शील्डिंग जो है वो प्लेसिंग द एब्जॉर्प्शन मटेरियल बिटवीन द पर्सन एंड सोर्स। जब हमारा शील्डिंग की बात आती है तो प्लेसिंग द एब्जॉर्प्शन मटेरियल, प्लेसिंग हमको एब्जॉर्प्शन मटेरियल जो है उसको वहां पे प्लेस करना है। जो आज
ऑफलाइन में आए थे, उसको तो मैंने पूरा का पूरा वीडियो दिखाया था उसका कि कैसे वो लोग शील्डिंग किया, कहां पे, ये रशिया के अंदर, अभी तो रशिया में नहीं है, अभी यूक्रेन में है। चेरनोबिल, चेरनोबिल जो एक्सीडेंट हुआ, रेडिएशन एक्सीडेंट हुआ, उसमें क्या हुआ, वहां पे शील्डिंग तो काम किया। अभी तो देखो बहुत सालों तक वो शील्डिंग रहने वाला नहीं है, वो भी 100 साल के लिए ही शील्डिंग कर पाए, समझे बात, नहीं है रॉकेट नहीं है। ओके, अभी शील्डिंग का मैं एग्जांपल दूं तो हम वहां पे बहुत सारी मात्रा में एक इंजीनियर का गलती हुआ, इंजीनियर ने ऐसा सोचा, इंजीनियर भाई साहब थे फ्रेशर, उसने ऐसा सोचा कि भाई चलो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी ये प्लांट मतलब काम करता है कि नहीं करता है, कूलिंग सिस्टम काम करता है कि नहीं करता है। उसी के चक्कर में जब पहला धड़ाका हुआ, मतलब पहला बम फूटा, बम तो नहीं फूटेंगे, वो प्लांट ब्लास्ट हुआ, तब थोड़ा बहुत डैमेज किया, फिर दूसरा और तेजी से फूटा, तीसरा और डबल 10 गुना तेजी से फूटा, और बहुत सारे लोग तो मर गए। लेकिन दूसरी बात, रेडिएशन उसका फैल गया। अभी वहां पे यूरेनियम ही इतना है कि वहां पे इतना रेडिएशन फटा कि वहां पे कंट्रोल करना मुश्किल है, और टाइम का मैनेजमेंट यहां पे काम नहीं आने वाला है। वहां पे जापान जैसा लोग सोचेंगे, जापान में कैसा हुआ कि भाई एटॉमिक उसका पावर प्लांट जो है वो, उसमें रेडिएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसने वो कंट्रोल कर लिया। लेकिन यहां पे चेरनोबिल में ये होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो बहुत सारा रेडिएशन यूरेनियम था, बहुत यूरेनियम था। ठीक है, अभी दूसरी बात, तो उन लोगों ने क्या किया, एक कंपटीशन जनरेट किया कि चलो भाई कौन बंदे ऐसे हैं, कौन कौन कंपनी ऐसी है कि हम लोगों को एक शील्डिंग करके दे। तो फ्रांस की एक कंपनी थी, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो लास्ट में जीती, और कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद वो ह्यूमन के लिए हम उसने पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया, और वो भी 100 साल के लिए। वो किसका बनाया, उसने कंक्रीट और लीड का दोनों का मिक्सअप करके वो एक सिस्टम बनाया और उसके ऊपर ढक दिया। और ये एक छोटा मोटा चीज नहीं है, वो बहुत बड़े फुटबॉल के तो कई ग्राउंड उसमें शामिल हो जाएंगे, इतना बड़े एरिया को उसने शील्डिंग किया। फुटबॉल का ग्राउंड, एक ग्राउंड हमको कितना बड़ा लगता है, लेकिन ऐसे तो कई सारे ग्राउंड है, उतने एरिया को उसने शील्डिंग किया। अब समझो, वो भी 100 साल के लिए, आने वाले पेटी को तो और करना पड़ेगा, समझे बात। अभी आके बढ़ते हैं शील्डिंग। शील्डिंग, प्लेसिंग द एब्जॉर्प्शन मटेरियल, आपको ऐसा कोई मटेरियल घुसाना पड़ेगा, ऐसा कोई मटेरियल प्लेसमेंट करना पड़ेगा ताकि वो रेडिएशन है उसको सोख ले, रेडिएशन जो है उसको एब्जॉर्ब कर ले। किसके बीच में, पर्सन एंड सोर्स, सोर्स के, तो इसी की वजह से रेडिएशन वर्कर की हम बात करें, रेडिएशन टेक्नीशियन की बात करें, तो वो क्या करेगा, वो कोई दीवार के पीछे छुपेगा, भागेगा। तो देखो, वो तो टाइम भी मैनेजमेंट करता है, डिस्टेंस भी मैनेजमेंट करता है, शील्डिंग भी मैनेजमेंट करता है। अभी वही चेरनोबिल का मैं एग्जांपल दूं तो चेरनोबिल में आजकल कोई रहने के लिए जाता नहीं है, वहां पे कोई रहने के लिए जाता है, क्यों नहीं जाता है, क्योंकि वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। वहां पे जाएगा तो उसकी लग जाएगी, उसका टाइम तो देखो, टाइम तो उसके बस में नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या चुना, डिस्टेंस और शील्डिंग चुना, किसने, रशियन लोगों ने। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल थे। अभी एक एक बाद में, एक एक पॉइंट में हम लोग डेप्थ में डिस्कस अबाउट 3 मस्ट ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वर्किंग द रेडियोग्राफी एंड विल डिस्कस इन बिलो। देखो ये तीनों जो फैक्टर है ना, तीनों फैक्टर, उसके बारे में एक एक पॉइंट बाय पॉइंट मस्ट बी ऑलवेज रिमेंबर एंड वर्किंग इन रेडियोग्राफी। हम लोग रेडियोग्राफी में काम कर रहे हैं तो तीनों का तीनों पॉइंट हम लोगों को एकदम डेप्थ में समझना जरूरी है। ठीक है, पहला है पॉइंट टाइम। टाइम, टाइम रिफर द ड्यूरेशन ऑफ द रेडियोग्राफी एक्सपोजर, वो तो कितना एक्सपोजर हो रहा है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब एक लिमिट है, एक कोई टाइमिंग सिस्टम है जहां पे रेडिएशन है वो एक्सपोजर होने वाला है। द रिलेशनशिप ऑफ टाइम एक्सपोजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉन्गर यू स्टे द रेडिएशन एरिया। मतलब एक्सपोजर जो है, एक्सपोजर आपको कितना लगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा का सीधा। मतलब आप 10 मिनट रुकेंगे तो उतना खाएंगे। समझो आप 10 mr खाया, एग्जाम्पल के तौर पे, अ पर्सन रिसीविंग 10 mr इन 1 आवर, 1 घंटे में वो बंदे ने 10 mr रेडिएशन खाया, तो मुझे ये बोलो 100 घंटे में कितना खाएगा। वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके लिए ये तो सिंपल बात है कि 1 आवर्स में उसने 10 mr खाया, तो 100 आवर्स में कितना खाएगा वो, डेफिनेटली 1000। या भाई चैट बॉक्स में हिला करो, चैट बॉक्स में हिला करो, ये बराबर है कि गलत है। 10 mr कोई बंदे ने खाया 1 घंटे के अंदर, तो वो मुझे ये बोलो
एक घंटे के अंदर उसने 10 एमआर खाया, तो 100 आवर्स में वो कितना खाएगा? मुझे कोई बोल सकता है? कोई बोल सकता है चैट बॉक्स में? यस, 1000, डेफिनेटली 1000। वो खाएगा, 1000 एमआर खाएगा भाई। वो तो एक्सपायरी हो जाएगा, ऑन द स्पॉट भी एक्सपायर हो जाएगा शायद। ठीक है। दूसरी बात, चलो यहां पे दूसरा एग्जांपल दिया है कि पर्सन रिसीव्ड 10 एमआर इन 1 आवर्स, तो 80 एमआर खाने के लिए उसको 8 घंटे लग जाएंगे। मतलब 8 घंटे में वो 80 एमआर खा लेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना रुकेगा उतना खाएगा। वो खाएगा मतलब एब्जॉर्ब करेगा, खाएगा मतलब वो उसकी बॉडी पे रेडिएशन लगेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं। देखो, रेडिएशन एक्सपोजर डिक्रीजेस ड्रास्टिकली, ये वर्ड है ना, ये वर्ड मैं आपको पूरा का पूरा ये वर्ड के ऊपर जाने वाला है। हम लोग, हमारे पास एक ही ऑप्शन ये बेस्ट बचता है। क्यों? क्योंकि ड्रास्टिकली चेंजेस हो रहा है, ड्रास्टिकली उसका कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ड्रास्टिकली। मतलब ये हुआ कि रेडिएशन जो है, समझो ये रेडिएशन है हमारा, रेडिएशन ये चले से 1/d² के हिसाब से, रेडिएशन को समझो आर आई, इंटेंसिटी हम आई बोलते हैं, तो आई चले से 1/d², ड्रास्टिकली चेंज होगा। यहां पे क्या था? टाइम जो था, रेडिएशन इंटेंसिटी जो था, वो डायरेक्टली हमारा टाइम के ऊपर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी स्क्वायर के मात्रा में। समझे बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। टाइम तो फैक्टर है ही कि भाई चलो भाई, टाइम तो ज्यादा हम लोगों को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हम लोगों को डिस्टेंस भागना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये भागने वाली सिस्टम समझाता हूं अभी क्या है। रेडिएशन एक्सप्रेस डिक्रीज द ड्रास्टिकली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इंक्रीज। जैसे ही सोर्स के से आप दूर जाते जाएंगे, वैसे जो आपका ड्रास्टिकली एक्सपोजर है वो डिक्रीज होता जाएगा। क्या रेडिएशन एक्सपोजर है वो डिक्रीज होता जाएगा ड्रास्टिकली, मतलब सडनली बहुत सारा कम होता जाएगा। एग्जाम्पल तो आगे आएगा, मैं समझाएगा। मैथमेटिक लो क्या है? Known as inversely square law state that the relation of distance is varying the radiation intensity। distance जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसमें inverse square law यूज होगा। the law is stated the radiation intensity is vary inversely in square of the distance from the source। सॉरी, तो यहां पे यही कहना चाहता है, I चले से 1/d²। ठीक है। the inverse square relationship means that if you double the distance you will receive percentage of amount radiation। ओके, ये बात अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे। यहां पे समझो, यहां पे एक तो यहां पे मेरा सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है, यहां से रेडिएशन ऐसे ऐसे निकला, समझो। तो ये एक बॉक्स में इफेक्ट हुआ, दूसरे बॉक्स में इफेक्ट हुआ, तीसरे बॉक्स में इफेक्ट हुआ, 4 बॉक्स में इफेक्ट हुआ। तो इसका डिस्टेंस समझो इतना था, लेकिन जैसे ही हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया, उसमें क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, मतलब यहां पे 4 का इफेक्ट था, और यहां पे 4 इंटू 4। अदरवाइज आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 मतलब 16 गुना कम हो जाएगा रेडिएशन। कितना गुना? 16 गुना कम हो जाएगा रेडिएशन, वो भी 1/6 है। ठीक है, यहां पे 1/4 में लगा, लेकिन आगे आप जाएंगे तो 1/16 हो जाएगा शायद। देखो यहां पे लिखा होगा, नहीं लिखा है? कहां लिखा है? देखो यहां पे ना 16 स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अभी मैं है ना ये सूत्र के ऊपर आने वाला हूं, ये जो सिस्टम है उसके ऊपर आने वाला हूं, तो धीरे धीरे ये सब चीज समझ में आएगा। समझो आपका यहां पे सोर्स है, आप 1 मीटर में खड़े हैं, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 और 10 मीटर, इतना है। तो इंटेंसिटी 1 मीटर में आपको 1000 लगेगा, 1 मीटर में 1000 लगेगा, लेकिन जैसे ही 2 मीटर जाएंगे उसका 4 गुना कम हो जाएगा, 250।
उसके बाद देखो उसे और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, ऐसे ऐसे ड्रास्टिकली चेंज होगा। समझो 1 मीटर में 1000 मिली रंजन पर आवर्स का आपको रेडिएशन लगा, लेकिन वही 10 मीटर में आपको ओनली 10 मिली रंजन पर आवर्स खाली खाएंगे रेडिएशन भाई। मतलब ये जो टाइम है वो बहुत कचरा चीज है, वो तो साला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो तो ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ स्क्वायर में है। तो बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हम लोगों को एक ही ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, भागने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स द सेम consideration apply if you are getting nearer the source is instead of further away. Okay, the inverse square law formula is shown that, समझो मेरा यहां पे ये यहां से रेडिएशन I1 सॉरी यहां पे I1 रेडिएशन है, ठीक है, I1 समझो कुछ एक रेडिएशन है, उसका डिस्टेंस ये D1 है, ये D1 है, तो और ये D2 है, ठीक है, ये समझो D2 है, और वहां पे रेडिएशन I2 है। तो मैं आपको यहां पे ऐसा बोलता हूं, I1 चले से 1/D1 स्क्वायर एंड I2 चले से 1/D2 स्क्वायर, D2 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये सब का मैं ऐसा निकालूं, इस दोनों को मैं इकट्ठा कर लूं तो कैसा होगा, I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू 1/D1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1/D2 स्क्वायर। ये सिस्टम है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स है, इसमें कहीं नया रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अभी ये नीचे का नीचे है तो ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू ए D2 जो है वो ऊपर जाएगा, D2 स्क्वायर डिवाइड बाय D1 स्क्वायर। तो ये हमारा मैथमेटिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर डिवाइड बाय D1 स्क्वायर। अभी हम लोग एक 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 फॉर्मूला को समझते हैं सिंपल वे से। The following problem can be solved with the square law could be used during the lecture to demonstrate of the principle involved। समझो आपको 122 मीटर पे रेडिएशन सोर्स लगाया हुआ है, वहां पे इंटेंसिटी चेक किया आपने, वो जो मीटर से जो मीटर दिखाता है उससे, तो वो 600 रंजन पर आवर्स आया। तो आपको 3.05 मीटर पे वो टेक्नीशियन मेरा रुका हुआ है, तो उसको कितना इंटेंसिटी लगेगा। देखो ये मेरा सोर्स है, यहां से यहां से ऐसे ऐसे रेडिएशन निकल रहा है, यहां पे भाई साहब हमारे एक डिस्टेंस में मैंने I1 चेक किया तो मुझे यहां पे मिला 600 रंजन पर आवर्स मिला। फिर जैसे ही ऐसे आगे बढ़ता गया, ठीक है, ऐसे, और ये डिस्टेंस हमने D1 बोल दिया है, तो यहां पे समझो ये डिस्टेंस D2 है और वो D2 हमको बोला गया है D2 इज इक्वल टू 3.05 मीटर जो है वहां पे, और ये D1 है 1.22 मीटर है, यहां पे 600 है। तो यहां पे इंटेंसिटी कितना होगा वो हमको मेजर करना है। सिंपल बात है, यहां पे I2 हमको कितना चाहिए, कितना होगा वो देखना है। तो कोई बोल सकता है सिंपल कैलकुलेशन करके प्लीज, वरना मैं तो कैलकुलेशन करेगा ही करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं निकाल रहा हूं, इसको निकाल रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। समझो हमारा रूल से I1 इज इक्वल टू इतना मीटर में इतना लग रहा है, मतलब 600 रंजन पर आवर्स है। अभी मेरा D1 है, ये भाई साहब D1 जो है वहां पे 1.22 मीटर था, 1.22 मीटर में मेरा इंटेंसिटी 600 है। तो मेरा इंटेंसिटी I2 कितना होगा जब मेरा डिस्टेंस D2 है वो 3.05 मीटर होगा। तो मेरे भाई सिंपल है, I2 डिवाइड बाय I1 इज इक्वल टू D1 स्क्वायर डिवाइड बाय D2 स्क्वायर। तो I2 इज इक्वल टू I1 आगे जाएगा तो I1 इंटू D1 स्क्वायर डिवाइड बाय D2 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू I1 जो है हमारा कितना है 600 रंजन पर आवर्स, ठीक है, इंटू D1 कितना है 1.22 मीटर का स्क्वायर। उसके बाद ये D1 है हमारा 3.05 स्क्वायर। तो इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आंसर, में कैलकुलेट कर लेता हूं, एकदम सिंपल है, कोई कैलकुलेट करके बोल सकता है भाई 1.22 इंटू 1.22 डिवाइड बाय 3.05 इनका स्क्वायर, ठीक है, 96 आया, ठीक है। तो 96 रंजन पर आवर्स आएगा, क्या है I2। मतलब
मेरे भाई ये इतना डिस्टेंस पे 96 रॉन्जन पर आवर्स आएगा। समझ में आया? तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं यार हमें कैसे पता चलेगा कि कितना आएगा और कितना नहीं आएगा, वो हमें कितना दूर रहना है। तो मेरे भाई आपको कितना रेडिएशन खा सकते हो उसका एक आगे का हमने सेशन किया। आगे के सेशन में किया कि कितना रेडिएशन खाओगे तो क्या क्या कांड होगा, कब आपका जठराग्नि में कांड हो जाएगा, कब आपकी नसें फटने लगेगी, कब आपका बॉडी का जो हार्ट है उसका वाल्व खराब हो जाएगा कितने रेडिएशन खाने के बाद। ये सब चीज पिछले चैप्टर में डिस्कस किया। तो YouTube में है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं भी डाला है तो मैं डाल देगा थोड़े टाइम में, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि चलो कितना क्यूरी का रेडिएशन है वो आपको पता है, ठीक है। कितना क्यूरी का रेडिएशन पता है आपको, मतलब वो जो है कितना मारेगा। समझो मैंने समझाया ना आगे के चैप्टर में कि कुछ क्यूरी में फिक्स रहता है, जैसे कि ये है कोबाल्ट 60 है समझो आपके पास। तो कोबाल्ट 60 है, उसको आपको पता है कि 1 मीटर डिस्टेंस में भाई साहब फेंकता है 1.3 रॉन्जन पर आवर्स पर क्यूरी, ठीक है। अभी मुझे ये बोलो कि I1 आपके पास है, I1 है 1.3, D1 है 1 मीटर। ये फिक्स ले लो ना, आप ले लो ना। अगर क्यूरी है तो समझो ज्यादा क्यूरी है तो उसके हिसाब से आपको क्यूरी बढ़ा देना है, तो इसके हिसाब से इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। 1 क्यूरी की मैं बात कर रहा हूं, समझो 10 क्यूरी है तो 13 ले लो, 15 क्यूरी है तो 1.3 इंटू 15 कर दो, सिंपल है। तो ये दोनों पता है आपको, I1 पता है, डिस्टेंस पता है, अगर मैं कितना भागेगा दो दूर और कितने तक रुकेगा वो पहले से ही पता रहेगा कि 10 मीटर तक में रुकेगा, 8 मीटर तक रुकेगा या 15 मीटर तक रुकेगा अप्रोक्स, तो वो आपको D2 भी पता है। तो वहां पे जहां पे आप खड़े हैं उसमें कितना I2 आएगा वो आपको पता चल जाएगा। सिंपल बात है। तो आपको कितना दूर रहना है, जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओ उतना इंटेंसिटी आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करते जाओ। जब तक इंटेंसिटी 0 नहीं हो जाता है वहां तक आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, आप D2 बढ़ाते जाओ। आप समझे बात? शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं आगे एक एग्जांपल लेता हूं तो और थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्या कांड हो गया, ये तो बंद हो गया, वापस स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये सब चीज आपको समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में यस डालिए, क्योंकि मुझे भी एनर्जी मिले कि यस ये पानी नीचे नहीं जा रहा है, सबको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है, ठीक है। कोई नहीं डाल रहा है भाई, डालो भाई कोई तो। यस, बहुत सारे लोगों ने डालना स्टार्ट किया। एक यस परवेज भाई ने डाल, परवेज भाई का तो बैच हो गया वापस प्लीज स्टार्ट हो रहा है। अरे वाह अच्छी बात है, रिवीजन होगा। यस वेरी गुड। शमशुद्दीन जी भी डाल रहे हैं, कुंज बिहारी डाल रहे हैं, सुनील गिरी बाबा डाल रहे हैं, वेरी गुड। यस अच्छी बात है, आप लोग जागते रहो, बस जागते रहो। तो ये हमने समझ लिया। अभी बढ़ाते हैं दूसरी बात। समझो एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि मुझे थियरी भी लेना है। द रेडिएशन इंस्पेक्शन टू बी परफॉर्म्ड इन ओपन एरिया यूजिंग 10 क्यूरी सोर्स। आपके पास 10 क्यूरी का सोर्स है, ठीक है। 10 क्यूरी का आपके पास सोर्स है मेरे भाई, याद रखो, और कोबाल्ट 60 का है। What will be the radiation intensity of 6.1 मीटर फ्रॉम द सोर्स? अभी 10 क्यूरी है तो आपको 1 मीटर में कितना, समझो 1 क्यूरी है और 1 मीटर में 1.3 रॉन्जन पर आवर्स पर क्यूरी फेंकता है। तो मेरे पास 10 क्यूरी है, 10 क्यूरी है तो 10 इंटू 1, 10 क्यूरी है मेरे पास। तो अभी मैं ये बोलूं कि 10 इंटू 1.3 तो कितना होगा, 13 क्यूरी हो जाएगा, 13 रॉन्जन पर आवर्स पर कूलम। तो ये हो गया इंटेंसिटी I1। क्योंकि देखो आपके पास 10 क्यूरी है, 10 क्यूरी का 1 क्यूरी में 1 मीटर में 13 रॉन्जन पर आवर्स होता है, तो 10 क्यूरी है तो आपको इंटेंसिटी कितना लगने वाला है, 13 क्यूरी रॉन्जन पर आवर्स डेफिनेटली। और डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका डिस्टेंस 1 मीटर ही रखना है आपको। 1 मीटर में आपको 13 रॉन्जन पर आवर्स लगने वाला है रेडिएशन, याद रखो। तो D1 पता है, I1 पता है। अभी I2 हमको फाइंड करना है, फाइंड करना है। और हमको ये 6.1 मीटर में कितना होगा, तो ये D2 आपको पता है, D2 इज इक्वल टू 6.1 मीटर। तो सूत्र मेरे भाई ये है, I2 डिवाइड बाय I1 इज इक्वल टू D1 स्क्वायर डिवाइड बाय D2 स्क्वायर। तो I2 इज इक्वल टू D1 जो है कितना है, 1 मीटर।
तो यहां पे तो हमको टेंशन है ही नहीं। 1 का स्क्वायर इंटू I1 13 डिवाइड बाय D2 6.1 उसका स्क्वायर, तो ये कितना मिलेगा? कोई बता सकता है भाई? 13 डिवाइड बाय 6.1 डिवाइड बाय 6.1, ठीक है, 0.34 मतलब 0.35 0.35 रॉन्जन पर आवर्स पर क्यूरी। समझ में आया भाई? कुछ समझ में आया कि ऊपर से गया? किसी को समझ में आया कि नहीं गया? भाई समझ में आया कि नहीं आया? कुछ लोगों को 0.34 आ रहा है, वो भी राइट है। कुछ लोगों को 0.35 आ रहा है, वो भी राइट है। क्योंकि एकम, दशक, 100, 1000, 10,000 ऐसा करके हम करते थे ना, वो लास्ट में 9 नंबर आता है तो 9 का 1 पॉइंट आगे धकेल देना है तो 0.35 हो जाएगा। और 0.30 D1 है हमारा 0.914 है, I1 है हमारा 500 है, ठीक है, रॉन्जन पर आवर्स, ये मीटर में है, ठीक है। तो मुझे I2 जो दिया गया है 40 रॉन्जन पर आवर्स दिया है, तो D2 मुझे फाइंड करना है। तो D2 इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, D2 स्क्वायर डी, देखो यहां पे सूत्र क्या है, I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर डिवाइड बाय D1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि D2 स्क्वायर इज इक्वल टू D2 स्क्वायर, सॉरी, D2 स्क्वायर इज इक्वल टू I1 इंटू D1 स्क्वायर डिवाइड बाय I2। तो ये वैल्यू आप डालेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा देख सकता है कोई? लिखो भाई, 500 इंटू D1 है 0.914 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय कितना है 40, I2 कितना है 40 रंजन पर आवर्स, तो ये आपको कितना मिलेगा? 500 इंटू 0.914 डिवाइड बाय 40, तो आपको मिलेगा 10.44। लेकिन वो D2 इज इक्वल टू रूट में 10.44, तो आपको मिलेगा 3.23। तो D2 इज इक्वल टू 3.23 मीटर। अभी राइट है? देख लो, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने आंसर तो, अरे यार मेरे से पहले मार दिया आंसर। यस, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ओके, अभी हम आगे सेशन बढ़ाते हैं। खली भली ये सब चीज तो याद होने वाला है, आपको पता होता ही है। आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर दैट द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज वैलिड ओनली रेडिएशन इज इन ओपन एरिया। भाई रेडिएशन जो है वो ओपन एरिया में फेंका जाएगा, बीच में कोई भी काला कांड नहीं होगा, बीच में कोई भी मतलब मटेरियल नहीं रहेगा, बीच में कोई शील्डिंग नहीं रहेगा, तो ये लो जो है वो काम का चीज है, ठीक है। लेकिन इनवर्स स्क्वायर लॉ एज्यूम दैट ऑल रेडिएशन विल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सभी जो वेव्स है वो सीधा का सीधा ऐसे जाए, सीधा का सीधा ऐसे जाए, ऐसा नहीं है ना। यहां पे समझो ऐसा कुछ वॉल है, एग्जांपल के तौर पे यहां पे ऐसा कुछ वॉल है, तो ऐसा भी हो सकता है यहां पे टकरा के ऐसा रिटर्न आए, ऐसा भी हो सकता है यहां पे टकरा के ऐसे जाए, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे टकरा के ऐसे जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वॉल को चीर के फिर ऐसे जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हमने स्कैटर में समझा ये सब चीज कि वॉल स्कैटर, उसका दूसरा कौन सा था? बैक स्कैटर, तीसरा कौन सा था? इंटरनल स्कैटर। वो स्कैटरिंग होने का चांस है ना भाई, सीधा थोड़ी बहने लगेगा। सीधा होगा तो फिर चलेगा, ठीक है, I2 इज इक्वल डिवाइड बाय I1 इज इक्वल टू D1 स्क्वायर डिवाइड बाय D2 स्क्वायर, ऐसा चलेगा। लेकिन मेरे भाई ये तो स्ट्रेट हमने गिना है, वही है।
स्टेट हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटी, हर बार जरूरी नहीं है कि सब चीज भाई स्ट्रेट ही चले। ऐसा भी है कि आपको एक परमाणु बम फूटा और 12 माल की, 15 माल की या 18 या 22 माल की बिल्डिंग है, वहां पे बहुत दूर फूटा है, लेकिन आप लोग जमीन पे कुछ चाय वगैरह पी रहे हैं और ऐसे भी हो सकता है कि वो स्कैटर होके आपके वहां पे आ जाए, आप जहां बैठे वहां पे भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। भले ही आप तो ऐसा बोलेंगे मैं तो एकदम नीचे था भाई, अरे भाई नीचे थे बात सही है, लेकिन बिल्डिंग में से टकरा के स्कैटरिंग होके वो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया और सीधा का सीधा आपके मुंडी पे घुसा, ऐसा भी होने का चांस है ना। तो यस डेफिनेटली ऐसा चांस है। तो स्कैटर रेडिएशन कैन मेक द सिग्निफिकेंट एडिशन टू द रेडिएशन लेवल। A particular location should not be occupied until the radiation intensity is verified with survey meter। जब तक आप रेडिएशन का आप इंटेंसिटी मेजर नहीं कर लेते हैं कोई सर्वे मीटर से, तब तक आपको भागना नहीं है। मतलब दूर तो जाना है, लेकिन कहां तक जाना है वो आपको डिसीजन सर्वे मीटर से ही लेना है, याद रखो। ओके, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं सर्वे मीटर में भूल गए। भाई सर्वे मीटर भूल गए हैं या नहीं है, तो फिर आपको वो फॉर्मूला है ही, I1 डिवाइड बाई I2 D इज इक्वल टू D2 स्क्वायर डिवाइड बाई D1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ही, आपको वो यूज करना ही है। समझे बात, नहीं यार रॉकेट नहीं है। लेकिन सर्वे मीटर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक जगह पे, भले ही हम सोर्स के नजदीक है, बीच में कुछ शील्डिंग वगैरह है, तो एक जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे रेडिएशन कम आए और दूसरी थोड़ा दूर जगह पे वहां स्कैटरिंग होके, वहां पे जब हम रेडिएशन चेक करते हैं और सर्वे मीटर से, तो ऐसा भी हो सकता है स्कैटरिंग की वजह से वहां पे सर्वे मीटर में ज्यादा दिखाए, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई सर्वे मीटर ऐसा नहीं सोच देगा 10 मीटर है ना उसमें कुछ घंटा होने वाला है, कुछ घंटा नहीं है, आपकी लग जाएगी। आपको सर्वे मीटर से चेक करवाना है, उसको वेरिफिकेट करना है, वेरिफिकेट नहीं किया है तो प्रॉब्लम होने ही वाला है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी शील्डिंग, दो बात समझ लिया हमने, टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और हमारा जो डिस्टेंस है वो रिवर्स लेकिन स्क्वायर लो, मतलब इनवर्स मतलब स्क्वायर लो से वो डिपेंड करता। तो शील्डिंग क्या है मेरे भाई, शील्डिंग कैसे फॉलो होगा, तो पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। शील्डिंग समझो I इज इक्वल टू IO E रेस टू म्यू इंटू टी। तो इसमें म्यू जो है, म्यू लिनियर एटेन्युएशन कोफिशिएंट ऑफ शील्डिंग मटेरियल, सभी मटेरियल के लिए म्यू फिक्स रहता है। तो याद रखो म्यू का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो साइंटिफिकली प्रूव ही हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा थिकनेस का आपने शील्डिंग लगाया वो भी आपको पता होता है। भाई हमने यहाँ पे कंक्रीट लगाया है, लेकिन इतने एमएम का कंक्रीट लगाया, इतने एमएम का, तो ये कंक्रीट के बारे में यहाँ पे आएगा। लीड का कितना 40 एमएम तक आपको 1/10 हो जाएगा, स्टील है उसका 73 एमएम में 1/10 हो जाएगा। 1/10 मतलब क्या, उसका इंटेंसिटी जो है वो 10 गुना कम हो जाना। तो जगह आप लीड का 40 एमएम थिकनेस का लगाओगे, बीच में जो भी इंटेंसिटी है उसका कोबाल्ट 60 में वो 10 गुना कम हो जाएगा। तो कितना शील्डिंग है वो आगे आएगा, मैं समझ जाएगा, अभी नहीं, ठीक है, अभी आज ही मैं समझाएगा, लेकिन अभी इतना समझ लो, टी थिकनेस शील्डिंग मटेरियल, कितना थिकनेस का शील्डिंग मटेरियल यूज किया है वो I0 इनिशियल एक्सपोजर रेट, स्टार्टिंग में कितना एक्सपोजर होता है, ठीक है, वो उसके बाद I जो है एक्सपोजर रेट आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ शील्डिंग मटेरियल, शील्डिंग मटेरियल को क्रॉस करने के बाद फिर हमको कितना इंटेंसिटी मिलता है वो I है, ठीक है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 E रेस टू माइनस म्यू इंटू टी, ऐसा भी कर सकते हैं, वो डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसा नाम देना है, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, शील्डिंग इज द थर्ड मींस प्रोवाइडिंग द पर्सनल सेफ्टी, ये तीसरा फैक्टर है जो आपको सेफ्टी में प्रोवाइड कर सकता है, सेफ्टी आपका इसके ऊपर डिपेंड है। डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ रेडिएशन come from the fact radiation knock the electron in atom out of the orbit। तो इसमें हमने क्रॉम्पटन इफेक्ट समझा, हमने दूसरा कौन सा एक इफेक्ट समझा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा, हमने तीसरा एक इफेक्ट समझा कौन सा, हमस्ट्रंग प्रोसेस, ऐसा कुछ एक इफेक्ट समझा। कौन सा चैप्टर में, आई थिंक हमने वो चैप्टर किया था, कौन सा नंबर का चैप्टर है, कोई बोल सकता है? वो एक चैप्टर में हमने पूरा का पूरा 5 नंबर के चैप्टर में समझा था, राइट, एनर्जी इंटेंसिटी एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये लाइन में शायद अभी ना समझाओ, क्योंकि जिसको समझना है वो आप पूरा का पूरा 5 नंबर का चैप्टर देख लीजिए, उसमें हमने 1 घंटे तक ये लाइन समझाने में बहुत वो किया है, मगजमारी किया है, ठीक है। तो सिंपल है यहाँ पे, तो सेम प्रिंसिपल
अलाउड एज द यूज ऑफ सॉलिड मटेरियल एज अ शील्डिंग। सॉलिड मटेरियल जो है, देखो मैं सिंपल अभी समझा देता हूं। लीड है, लीड में देखो बहुत सारे ऑर्बिट है, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट है, और ऐसे पानी है। पानी में तो भाई देखो दो ही ऑर्बिट यहाँ पे दिखाया गया, उसके ऊपर ऑर्बिट का ऑर्बिट है, इसका मतलब यहाँ पे घुसाएंगे तो सीधा वो बाहर निकल जाएगा, ये तो पार पार हो जाएगा। यहाँ पे समझो कोई फोटोन हमका आएगा या एक्सरे आएगा, तो मेरे भाई उसको कितना क्रॉस करना पड़ेगा। अब देख लो, ऊपर से डेंसिटी उसका बहुत ज्यादा है, लीड का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको पता है वो लीड महंगा भी है, आपको ये भी पता है। जो लोग परमाणु बंकर आजकल स्विट्जरलैंड में बना रहे हैं, और गवर्नमेंट का वहां का रूल्स है, स्विट्जरलैंड में गवर्नमेंट का कंपलसरी रूल्स है कि जब आप घर का बिल्डअप करते हैं, जब आप खुद का घर बनाते हैं या तो घर आप बनाने स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको परमाणु बंकर बनाना ही है। दिस इज द कंपलसरी रूल्स। अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक, उसके ऊपर भी जाता है, लेकिन अप्रोक्स ही इतने से स्टार्ट होता है। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से बंकर बनाना है तो आप पैसा देंगे तो बना देगा कोई भी, ठीक है। जो भी वो वेल नॉन कंपनी है, बहुत सारी आज की फ्रांस की भी कंपनी यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे स्विट्जरलैंड की भी बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल है, कंस्ट्रक्शन लोग अवेलेबल है, वो आपको बना के दे सकते हैं। पैसा जैसा डालोगे उतना वहां पे वो स्ट्रांग बनेगा। कुछ बंकर ऐसे होंगे कि आपको 1 साल तक कुछ गांड ना हो जाए, आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, अंदर खाना भी रहेगा, पानी भी रहेगा, जनरेटर रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, एसी रहेगा, सब चीज वहां पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। परमाणु बंकर है, दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका, सबसे ज्यादा फिर उसके बाद वहां पे है, ठीक है। तो ये जब यूक्रेन और रशिया का जो फाइट हुआ, वो फाइट में सबसे ज्यादा बोलबाला परमाणु बंकर का अमेरिका के अंदर बन गया, और उसमें रेट एकदम हाई पे चले गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कांड हुआ? शील्डिंग। क्या है? शील्डिंग। शील्डिंग जो है वो कॉम्बो यूज करते हैं आजकल लोग। कंस्ट्रक्शन का मतलब सीमेंट कंक्रीट का भी यूज होता है, उसके बाद उसके अंदर लीड भी घुसाया जाता है ताकि दोनों तरह के सेफ्टी रहे, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खलिए बोले हमें उससे पढ़ना नहीं है। तो शील्डिंग मटेरियल एब्जॉर्ब द रेडिएशन एनर्जी। शील्डिंग मटेरियल क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। when the rays collide with the electrons in the material, जब रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मटेरियल के ऊपर मारा जाएगा, तो मोर डेंस द मटेरियल द बेटर शील्डिंग अगेंस्ट द रेडिएशन इज शोन बिलो। मतलब जो मोर डेंस होगा, ज्यादा डेंसिटी होगा, उसमें शील्डिंग जो है वो बेटर शील्डिंग का काम करेगा, उसमें जो हमारा रेडिएशन है वो बेटर रोकने का काम करेगा रेडिएशन को। तो लीड है वो बहुत अच्छा चीज है आजकल मार्केट में, ठीक है। ओके, इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लीड एंड कंक्रीट दोनों का कॉम्बो, क्या लिखा है यहां पे? लीड एंड कंक्रीट कॉम्बिनेशन आर मोस्ट कॉमन शील्डिंग मटेरियल। तो मुझे ये बोलो कि यहां रशिया में, अभी तो यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन के अंदर जो चेर्नोबिल हुआ, चेर्नोबिल पे आज थोड़े टाइम पहले 2016 में, शायद 2016 में उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ शील्डिंग का। तो उसमें क्या यूज किया गया? तो मेरे भाई लीड एंड कंक्रीट दोनों का कॉम्बो यूज किया गया, दोनों का कॉम्बो, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट द शील्डिंग नेसेसरी सर्टेन लोकेशन एंड हाफ वैल्यू लेयर। तो देखो हाफ वैल्यू लेयर क्या है? हाफ वैल्यू लेयर मतलब ऐसा है कि आपको समझो कुछ रेडिएशन मिल रहा है, 10 रॉन्जन पर आवर्स मिल रहा है, तो वहां पे बीच में ऐसा कोई शील्डिंग लगा दो कि वहां पे वो 10 का 5 हो जाए या आधा हो जाए, 10 रॉन्जन पर आवर्स का वो 5 रॉन्जन पर आवर्स कर दे, शील्डिंग ही लगा दो। पहला ऑप्शन था टाइम, तो टाइम को समझो आप कंट्रोल नहीं कर रहे। अगर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस वहां पे इतना दूर भागना पॉसिबल नहीं है, भागेंगे तो भी आपको रेडिएशन लग जाएगा, तो इसके अच्छा है शील्डिंग लगा दो बीच में ताकि आपको भागना ना पड़े, सिंपल सी बात। तो आपको शील्डिंग लगाना है, उसमें 2 टर्म हमको समझना है, एक हाफ वैल्यू एंड 10th वैल्यू। मतलब रेडिएशन जितना आ रहा है उसका आधा कर दे, वो चीज जो है वो उसको शील्डिंग को बोलते हैं हाफ वैल्यू लेयर, ठीक है। अभी 10th वैल्यू लेयर, 10th वैल्यू लेयर मतलब जितना आ रहा है उससे 10 गुना कम कर दे, वैसा शील्डिंग जो करते हैं हम लोग, वो थिकनेस जो है वैसा होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं 10th वैल्यू लेयर। अभी मैं आपको आइसोटॉप्स की एनर्जी जो है एक्सरे या शील्डिंग मटेरियल में, अलग अलग आइसोटॉप्स में कैसे काम करेगा वो मैं समझाता हूं। यहां पे शील्डिंग मटेरियल इन इंच में दिया गया है, ठीक है,
इंच में भी दिया है और एमएम में भी दिया है। यहाँ पे एक गलती ये है, यहाँ एमएम भी लिखना चाहिए, एमएम में भी यहाँ दिया गया है, नीचे एमएम में दिया है। देखो ये मैंने जब टाइप किया तब गड़बड़ हुआ है, वो वापस कोई बात नहीं, ये तो छोटा छोटा होता रहता है। ठीक है, आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट 60, इरिडियम 192 एंड सीजियम 192। ठीक है, देखो यहाँ पे और एक गलती है, ये है मेरा गलती हुआ है 0.635 ऐसा होगा, ठीक, सॉरी ये 0.6, एक मिनट, 6.35 mm। ठीक है, यहाँ पे इतना mm आया, वो मेरा गलती है, वो मैं करेक्शन करेगा नेक्स्ट जो बैच रहेगा उसमें। आगे बढ़ते हैं। अभी कोबाल्ट 60 है, 10th वैल्यू लेयर अगर लीड में यूज करता हूं तो मुझे 40 mm का थिकनेस लगाना पड़ेगा। तो जितना कोबाल्ट 60 का इंटेंसिटी होगा मेरे पास आते आते वो 40 थिकनेस लगाएगा, 10 गुना कम हो जाएगा। समझो मैं ये बोलूं कि मैं 50 रंजन पर आवर्स में फेंक रहा हूं, समझो 50 रंजन पर आवर्स कोबाल्ट 60 में आ रहा है, तो मैं वो 50 का कौन सा थिकनेस लगाऊं 50 को रोकने के लिए ताकि वो 10 गुना कम हो जाए, तो 40 थिकनेस का मुझे लगाना पड़ेगा। तो 50 डिवाइड बाय 40 कितना होगा, तो आपके पास पहुंचते पहुंचते वो 1.25 रंजन पर आवर्स ही रह जाएगा। सॉरी 50 लगाया तो 50/5, 50 डिवाइड बाय 5 मतलब 5 रंजन पर आवर्स रह जाएगा। राइट, दूसरा एग्जांपल देते हैं। समझो मैंने 40.16 थिकनेस का लीड का शील्डिंग लगाया है। अभी स्टार्टिंग में मेरे पास 50 रंजन पर आवर्स क्यूरी से कोबाल्ट 60 से फेंक रहा है। अभी 50 का 10 गुना अगर मैं ये शील्डिंग इतना लगाया है, तो यहाँ पे वैसा शील्डिंग है, ये शील्डिंग, तो उसके यहाँ पे मैं अगर इंटेंसिटी चेक करेगा तो कितना आएगा, कोई बोल सकता है? 10 गुना कम हो जाएगा। तो 50 डिवाइड बाई 10 मतलब यहां पे बन जाएगा 5 रंजन पर आवर्स। सिंपल बात, नया कोई रॉकेट नहीं। राइट, किसी ने लिखा है अरित भाई तो जागते रहते हैं, अरे वाह अच्छी बात है। प्लीज आप रिपोर्ट करते रहिए, यहाँ पे चैट बॉक्स में डालते रहिए, क्योंकि मेरे को तभी मैं अच्छे से निकल पाएगा अंदर से सब चीज, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्स करेंगे, आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा ये जल्दी से चैप्टर खत्म हो जाए, खली बली क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा हम भी सोचते हैं। तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डालते रहिए, मेरा नजर खाली चैट बॉक्स में रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगर 1/2 करना है, मतलब ये 50 का ऐसा 12 पॉइंट में 45 थिकनेस लगाएगा तो वो आधा हो जाएगा। तो 50 का यहां पे समझो मैं दूसरा लगाता हूं, 50 का मैं लगाता हूं 12.45 थिकनेस का लगाता हूं, तब मुझे यहां पे क्यूरी 50 का मिलेगा, 25 क्यूरी मिलेगा। राइट, नॉट क्यूरी, रंजन पर आवर्स मिलेगा। ठीक है, मतलब वो आधा हो जाएगा। सिंपल बात है। देखो अभी इरिडियम 192 है, उसमें 16.26 थिकनेस, ये फिक्स रहता है मेरे भाई, ये फिक्स है। आप रट्टा मारना है तो मार लो, इसको आपके वहां पे टेबल पे चिपकाना है तो चिपका दो। आपको अगर समझो 16.26 का थिकनेस का लगाओगे तो इरिडियम 192 से जितना इंटेंसिटी से वो आ रहा है, तो आप 10 गुना उसका रेडिएशन कम हो जाएगा। 2 गुना कम करने के लिए आपको 4.86, सीजियम में वही चीज 10 गुना करने के लिए, कम करने के लिए 21.34 लीड की बात कर रहा है। अगर स्टील में देखो बढ़ गया, वही चीज 10 गुना करना है तो आपको थिकनेस ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि स्टील जो है वो ज्यादातर कारगर नहीं है, देखा जाए तो लीड सबसे ज्यादा कारगर है। और देखो कंक्रीट प्लस एल्यूमिनियम दोनों लगाएंगे तो 200 से भी 218 थिकनेस से भी ज्यादा आपको थिकनेस बनाना पड़ेगा। तो भाई सिंपल फंडा यहां पे ये है कि आप लोगों को कितना शील्डिंग लगाना है उसका कैलकुलेशन यहां पे दिया गया है, ये पूरा का पूरा चार्ट में। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते रहते हैं। अभी दूसरा ही चैप्टर है, वो लोगों ने क्वेश्चन पूछा है दूसरे चैप्टर में कि सर हमको कितना शील्डिंग लगाना है, कैसे पता चलेगा? तो ये भाई ये समझाने के लिए मैं 1 मिनट में समझा देगा तो नहीं समझ में, इसका इंटेंसिटी क्या है, 1 मीटर में कितना इफेक्ट करता है, 10 मीटर में उसका इफेक्ट कितना होता है, इंटेंसिटी को क्या बोला जाता है, रेडिएशन क्या है, गामा क्या है, एक्सरे क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, वो सब चीज समझाएगा। तभी जाके आपको ये समझ में आएगा कि शील्डिंग की बात, तब जाके समझ में आएगा कि डिस्टेंस कितना रखना है, तब जाके समझ में आएगा कि टाइम कैसे प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के डायरेक्टली। समझे बात? आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे ये शील्डिंग का एक दिया गया है, तो ये भी आप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये सब चीज समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं चैप्टर को क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच, और आपका दिन शुभ रहे। और कोई भी डाउट है तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ डाउट करने के लिए, डाउट उसके मतलब क्वेश्चन आंसरिंग के लिए। तो प्लीज आप लोग, मैं आपको एक फंडा बोलता हूं भाई, ये सब चीज रिकॉर्डिंग चाहिए जिसको भी, तो प्लीज आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग चाहिए। जो भी वीडियो है वो दीपेश पटेल से मेंबरशिप से ले सकते हैं। मैंने ऐसे एक सेशन नहीं किए हैं, करीबन मेरा अभी 200 से भी ज्यादा सेशन हो चुका है। भले 200 से भी नहीं, उससे भी ज्यादा हो चुका है। हमने अभी वहां पे लिखा है कि ये अभी नया मैंने सेशन स्टार्ट किया है, वो 92, 93 या 97 ऐसा कुछ पहुंचा होगा। वो सभी का सब रिकॉर्डिंग हमने किया है। लॉकडाउन में भी मैंने बहुत सारे रिकॉर्डिंग किए थे, और आज भी रिकॉर्डिंग किए हुए हैं। वो रिकॉर्डिंग आपको मेंबरशिप में मिलेंगे 499 रुपीज में। आप दीपेश पटेल से ले सकते हैं, ठीक है। और आपको डे बाय डे आने वाले टाइम में जितना भी मैं रिकॉर्ड करेगा और जितना भी सेशन करेगा, सब का सब आपको जीमेल ड्राइव में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बाद में मेंबरशिप ले लो, अगर लिया है तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे सेशन को मैं क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को